प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में रोड शो किया। पहले वो पैदल चले और बाद में गाड़ी में बैठकर लोगों के बीच पहुंचे। 2 किलोमीटर लंबे रोड शो में पीएम मोदी INS गरुड़ा नेवल एयर स्टेशन से यूथ प्रोग्राम के आयोजन स्थल तक गए। इस दौरान प्रधानमंत्री केरल के पारंपरिक परिधान में नजर आए। पीएम मोदी को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। घरों के छज्जे रोड शो देखने आए लोगों से भर गए। केरल से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में पंचायती राज से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कर्नाटक में चुनाव प्रचार पूरी रफ्तार में है। बीजेपी के लिए वोट मांगने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के दौरे पर हैं। आज उन्होंने मैसूरू के श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में पूजा की। अमित शाह ने 2 रोड शो किए और राज्य में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का वादा किया। गृह मंत्री ने हुगली में पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी की। बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा भी कर्नाटक में हैं। उन्होंने भी 2 जगहों पर रोड शो किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए मौजूद है। इस बीच राहुल गांधी ने कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन बेलगावी में रैली को संबोधित किया और GST को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। बिहार के CM नीतीश कुमार ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश तेज कर दी है। अपने डिप्टी CM और RJD के नेता तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कोलकाता पहुंचे और ममता बनर्जी से मिले। मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा कि बातचीत पॉजिटिव रही। वहीं ममता ने कहा कि उन्हें भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के साथ जाने में कोई ईगो नहीं है। कोलकाता से नीतीश कुमार लखनऊ पहुंचे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से पंचायत चुनाव के प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने दंगों और माफिया की चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और इसी बहाने अतीत की चर्चा भी की। उन्होंने कहा कि माफिया अब अतीत हो गए और जो कभी धमकी दिया करते थे उनके यहाँ आंसू बहाने वाला कोई नहीं बचा। अतीक के दावों पर अज़दुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और कहा कि यूपी के CM झूठ बोल रहे हैं। इस बीच अतीक के ऑफिस में खून के धब्बे मिले हैं। साथ ही खून से सना चाकू और दुपट्टा भी बरामद हुआ है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। इस बीच विनेश फोगाट समेत 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इन्होंने बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने की अपील की है। इस बार पहलवानों ने ऐलान किया है कि प्रदर्शन के दौरान वो सियासी नेताओं से परहेज नहीं रखेंगे। पहलवानों ने हरियाणा की खाप पंचायतों से समर्थन मांगा है। टेरर फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में NIA ने बड़ी कार्रवाई की। हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन और उसके बेटे सैयद शकील की संपत्तियां UAPA के तहत कुर्क कर दी गई। ये कार्रवाई नई दिल्ली की विशेष NIA अदालत के आदेश पर की गई। NIA ने श्रीनगर और बडगाम में इनकी संपत्तियों पर कुर्की का नोटिस चिपका दिया। आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन पाकिस्तान में है, जबकि उसका बेटा सैयद शकील टेरर फंडिंग के मामले में जेल में बंद है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो गई है। रविवार सुबह निगरानी दल ने देखा कि चीता उदय लड़खड़ाकर और गर्दन झुकाकर चल रहा है, जिसके बाद उसे ट्रैंकुलाइज कर इलाज किया गया, लेकिन रविवार को शाम 4 बजे उसने दम तोड़ दिया। हालांकि मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगी। इससे पहले 27 मार्च को एक मादा चीता साशा की मौत हो गई थी। अब दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए 20 में से 18 चीते बचे हैं। इनके अलावा कूनो नेशनल पार्क में 4 शावक भी हैं, जो भारत में ही जन्मे हैं। आने वाले 2 से 3 दिन में दिल्ली NCR में तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ सकता है। 27 अप्रैल से उत्तर भारत में फिर से बारिश की संभावना है। राहत की बात यह है कि अप्रैल में पारा 40 डिग्री के पार नहीं जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक बद्रीनाथ और केदारनाथ में अगले 4 दिनों तक बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, फतेहपुर जैसे जिलों में तेज हवा चलने के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। बारिश की वजह से उत्तर भारत में अभी कुछ दिन लू और गर्मी से राहत मिलेगी। केदारनाथ धाम के कपाट कल से खुल जाएंगे। आज बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम पहुंच गई। इस पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा भी की गई। हालांकि केदारनाथ धाम में मौसम बिगड़ने की वजह से यात्रा का रजिस्ट्रेशन रविवार से रोक दिया गया। बाकी 3 धामों गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे।
आज हम सबसे पहले आपको 3 सनसनीखेज वीडियो दिखाएंगे जिनसे आपको अतीक अहमद के अतीत का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट समझ में आ जाएगा। इनमें पहला वीडियो अतीक अहमद के 19 साल के प्रतिभाशाली और ऊर्जावान बेटे असद अहमद का है, जो पुलिस को असद के मोबाइल फोन से बरामद हुआ है। आप जानते हैं असद को पुलिस ने कुछ समय पहले एनकाउंटर में मार डाला था। अब उसका मोबाइल फोन पुलिस के पास है और असद के मोबाइल से बहुत सारी तस्वीरें और वीडियोस मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है आज सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि ये जो बेटा था अतीक अहमद का 19 साल का, ये कितना प्रतिभाशाली था, इसके कितने बड़े बड़े सपने थे, कैसे ये डॉन बनने का सपना देखता था और उस सपने को कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चकनाचूर कर दिया। सो वो तमाम लोग जो अतीक अहमद और उसके परिवार पर, उसके बेटे पर आंसू बहा रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत गलत हुआ, आज उन्हें तो ये वीडियो बहुत खास तौर पर ध्यान से देखना चाहिए। उसके मोबाइल फोन से पुलिस को असद की कुछ तस्वीरें भी मिली हैं, जिन्हें देखकर यह पता चलता है कि असद अहमद भी अपने पिता अतीक अहमद की तरह एक डॉन बनना चाहता था और लखनऊ के जिस फ्लैट में वो रहता था वहां पर बहुत सारे लोगों को किडनैप करके लाया जाता था और फिर उनके साथ मारपीट करके उनका वीडियो बनाया जाता था, ताकि लोगों में 19 साल के इस मासूम से लड़के यानी असद अहमद का खौफ पैदा किया जा सके। कोई भी जो गैंगस्टर होता है या डॉन बनने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति होता है, ये पूरा जो धंधा है ये डर का धंधा है। जब तक लोग डरेंगे नहीं तब तक ये धंधा चल नहीं सकता, ये दुकान चलेगी नहीं। इसलिए अतीक अहमद जैसे लोगों को और उनके जो आसपास के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, बेटे होते हैं, वो ये जानते हैं कि लोगों को कैसे डराना है और डराने के लिए ही इस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं। पुलिस को यह वीडियो असद अहमद के मोबाइल फोन की जांच में मिला, जो 19 जनवरी 2021 का है और इस वीडियो में एक लड़के को बेरहमी से पीटा जा रहा है और पुलिस को ऐसा शक है कि असद अहमद ने इस तरह कई और लोगों के साथ भी मारपीट की है और उन्हें ऐसे ही टॉर्चर किया है और वो ये सब कुछ अपना डर पैदा करने के लिए करता था। ये जो लड़का है जिसकी पिटाई हो रही है, इसके कपड़े पूरे उतार दिए गए हैं। कपड़े उतारकर इस लड़के की बेरहमी से पिटाई हो रही है और वीडियो में देखकर ऐसा लगता है कि ये इस वीडियो में जो व्यक्ति इस लड़के को पीट रहा है वो खुद असद ही है। बहुत बेरहमी से पिटाई हो रही है और वीडियो भी बनाया जा रहा है। 24 फरवरी को जब उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी, तब असद अहमद ने ही बाकी शूटर्स के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। लेकिन यह भी विडंबना है कि जब उसका एनकाउंटर हुआ तो हमारे देश के बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने यह कहा कि असद अहमद तो एक पढ़ने लिखने वाला मासूम सा लड़का था, एक युवा था जिसने बहुत सारे सपने देखे थे और पुलिस ने उसे एक फर्जी एनकाउंटर में मार दिया। ये वो लड़का था जिसे जिंदा रहने का पूरा अधिकार था, हक था और अपने सपने पूरे करने का पूरा अधिकार था। और देखिए बेचारे इस लड़के को एक फर्जी एनकाउंटर में मार डाला गया। लेकिन वो लड़का खुद 19 साल की उम्र में ही कितना खूंखार था, कैसे वो दूसरे लोगों को टॉर्चर करता था, कैसे दूसरे लोगों को मारता पीटता था, ये उसी का वीडियो आज हम आपको दिखा रहे हैं। असद अहमद कितना मासूम था, उसका सच आपको इन तस्वीरों और वीडियोस में आज दिख जाएगा। ये वो तस्वीरें हैं जो असद अहमद खिंचवाया करता था। इसमें से एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में उसने अपने गाल पर लिखा हुआ है डॉन। इससे आपको यह पता चलेगा कि ये इस लड़के के मन में एक डॉन बनने की ख्वाहिश थी। 19 साल का जो कोई युवा होता है उसके क्या सपने होते हैं ये निर्भर करता है। उसके सपने ये नहीं था कि वो पढ़ाई लिखाई करेगा, कॉलेज जाएगा, उसके बाद समाज के लिए कुछ करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। उसके दिमाग में ये बात थी कि वो डॉन बनेगा। और डॉन कैसे बनेगा? जब तक लूटपाट नहीं करेगा, लोगों की हत्याएं नहीं करेगा, किडनैपिंग नहीं करेगा, लोग उससे डरेंगे नहीं, थर थर नहीं कांपेंगे, तब तक डॉन कैसे बनेगा। और इसीलिए वो इस तरह लोगों को लाता था, किडनैप करता था, अपने फ्लैट पर लाता था और फिर उनकी जब पिटाई होती थी, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उनके सारे कपड़े उतार कर तब उसका वीडियो बना लिया जाता था ताकि लोग इन वीडियोस को देखें और फिर डरें। तो पहला वीडियो तो ये है। अब दूसरा वीडियो उत्तर प्रदेश की बरेली जेल का है, जहां अतीक अहमद का भाई अशरफ अहमद बंद था और हमें पता चला है कि उमेश पाल की हत्या से सिर्फ 13 दिन पहले
यानी 11 फरवरी को अतीक अहमद का बेटा असद अहमद, यही लड़का जिसका वीडियो अभी हमने आपको दिखाया, यही असद और उसके साथ कई और शूटर्स अशरफ अहमद यानी अपने चाचा से मिलने के लिए बरेली जेल में गए। और इन शूटर्स में गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद सदाकत और उस्मान उर्फ विजय भी शामिल था। और 11 फरवरी को बरेली जेल में हुई इसी मुलाकात में यह तय हुआ था कि उमेश पाल को कहां मारना है और कैसे मारना है, कैसे हत्या की जाएगी। सोचिए, ये सारी साजिश जेल से रची गई और इसलिए हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि अतीक अहमद और उसके भाई के लिए जेल कोई सजा नहीं थी, बल्कि जेल तो उनके लिए मजा करने की जगह थी। वो जेल में अपने परिवार के लोगों से खुलकर मिल सकते थे। सोचिए, चाचा और भतीजा दोनों मिल रहे हैं, भतीजा अपने साथ बाकी अपराधियों को लेकर आ रहा है, शूटर्स को लेकर आ रहा है, वहां पर षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उमेश पाल को कैसे मारना है, कब मारना है। तो ऐसे लोगों को जेल में अगर रख भी लिया तो इन्हें क्या फर्क पड़ता है? और अगर ऐसे लोग जेल में रहते हुए इस तरह के अपराध तब भी कर रहे हैं तो क्या आप इसे न्याय कहेंगे? क्या आप इसे सजा कहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल मैं आप सबके दिमाग में छोड़ना चाहता हूं। यहां एक बात सोचने वाली यह भी है कि अगर असद अहमद 19 साल का एक पढ़ने लिखने वाला मासूम लड़का था तो फिर वो बरेली की जेल में क्या करने गया था इतने सारे अपराधियों और शूटर्स के साथ? और उमेश पाल की हत्या के दौरान उसके हाथ में ये गन क्या कर रही थी? अब तीसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो अब हम आपको लेकर चलेंगे अतीक अहमद के प्रयागराज वाले दफ्तर में, जहां आज पुलिस को खून से लथपथ कपड़े, एक चाकू, एक साड़ी और कुछ टूटी हुई चूड़ियां मिली। यह प्रयागराज के चकिया में स्थित अतीक अहमद का वही दफ्तर है जिस पर प्रयागराज की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वर्ष 2020 में बुलडोजर चला दिया था। और इसी साल उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस को इस दफ्तर से 74 लाख रुपए कैश मिले थे और 10 पिस्टल बरामद हुई थी। और हमें पता चला है कि अतीक अहमद का गैंग इसी दफ्तर से ऑपरेट करता था। और वर्ष 2006 में जब अतीक अहमद ने उमेश पाल का अपहरण करवाया तब उसे भी इसी दफ्तर में किडनैप करने के बाद लाया गया था और यहीं इसी दफ्तर में रखा गया था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसी साल 21 मार्च को जब पुलिस ने इस बिल्डिंग में रेड की तब यहां खून से सने हुए ये कपड़े और बाकी चीजें नहीं थी, यानी ये सब बाद में हुआ है। और आज से 3 दिन पहले भी जब हमारी टीम ने अतीक अहमद के इसी दफ्तर से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की थी तब भी यहां सीढ़ियों पर इस तरह के खून के निशान नहीं थे। लेकिन इसके बाद यहां कुछ ऐसा हुआ जिसका कनेक्शन उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन से जोड़कर देखा जा रहा है। और पुलिस ने अब इस पूरी बिल्डिंग को सील करके अपनी जांच शुरू कर दी है और इस बिल्डिंग की दीवारों पर और फर्श पर खून के धब्बे मिले हैं। आप भी देखिए। यहाँ पर ये पूरी चूड़ियां टूटी पड़ी हैं। ये एक डिब्बा है जिसके अंदर चूड़ियां हैं, इसके अंदर चूड़ियां बनी हैं और यहाँ चूड़ियां टूटी पड़ी हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर खून के धब्बे, चूड़ियां और ये सारी चीजें एकदम से आगे कंघियां भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। जिस तरह से चाकू यहाँ पर है वो बता रहा है कि क्राइम सीन शायद यहीं से शुरू होता है। यहाँ पर एक कुर्सी भी रखी हुई है और उस कुर्सी के आगे भी इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के मार्क्स नजर आते हैं। यहाँ पर भी ब्लड मार्क्स पाए गए हैं और यहाँ की तस्वीरें भी इंस्पेक्टर ने क्लिक करी हैं। तो आखिर यहाँ इस कार्यालय में ऐसी क्या घटना हो गई है? पुलिस की टीम जो है, उच्च अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो जहां जहां ब्लड स्टेन्स है वहां मूव कर रहे हैं और पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ है। सामने आप देखिए, ये सफेद रंग का जो दुपट्टा है, ये कई सवाल उठाता है कि आखिर ये दुपट्टा किसका है। और इसके जरिए भी ऐसा लगता है जिसने भी इस अप्रिय घटना को अंजाम दिया है उसने इस दुपट्टे का भी कहीं ना कहीं सहारा लिया है। यहाँ पर एक बार दिखाएं लाइट को, ये भी किसी का कपड़ा है और ये ऐसा लग रहा है कपड़े से भी जो है इन निशानों को पोंछने की कोशिश की गई। यानी ये वारदात नई है और कुछ दिन पहले ही यहाँ कोई ना कोई हत्या इस जगह पर हुई है, इससे ये पता चलता है। अब इस सब के बीच एक बड़ा अपडेट ये है कि यूपी पुलिस को ऐसी जानकारी मिली है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन प्रयागराज के ही किसी ऐसे इलाके में छिपी हो सकती हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। और ऐसा शक है कि शाइस्ता परवीन एक बुर्का गैंग की मदद से प्रयागराज में लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है।
जो भी इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं उन सभी को गिरफ्तार करने की कोशिश चल रही है। जो शूटर्स हैं वो प्रायोरिटी हैं क्योंकि उनमें कुछ इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है, और जो इस घटना में जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जैसे शाइस्ता प्रवीण भी कॉन्स्पिरेटर की श्रेणी में है, इन सबको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। उन पर 50,000 का इनाम भी जिला पुलिस ने घोषित कर दिया है। जिला पुलिस की टीमें भी इसमें काफ़ी एक्टिव हैं। इनको पुलिस से फरारी काटने का तरीका आता है। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो भाषण सुनवाते हैं जिसकी आज हर तरफ चर्चा हो रही है। उस भाषण में उन्होंने कुछ बड़े अच्छे डायलॉग्स और बड़े अच्छे स्लोगन कहे हैं जिनके बारे में आज सब बात कर रहे हैं। पहली जो बड़ी बात आज उन्होंने कही है वो ये है, यूपी में अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में अब सब चंगा। उत्तर प्रदेश में अब माफिया और अपराधियों की गर्मी शांत हो गई है और उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं बचा है। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में माफिया अब अतीत हो गया है। यह अतीक अहमद से जोड़कर उन्होंने कहा है कि अब यह एक अतीत की बात हो गई है। और चौथी बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं बल्कि टैबलेट होने चाहिए। यानी यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक नई कमिटमेंट है। अब आज जो बात उन्होंने ये सारी कही है, ये शामली में हुई एक रैली में कही, जहां वो निकाय चुनावों के लिए आज प्रचार करने के लिए गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषण में उन्होंने ये बात कही है। आप भी सुनिए उनका ये डायलॉग और फिर इस डायलॉग का आगे विश्लेषण करेंगे। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। सहारनपुर तो क्या, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता। अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। एक कावड़ यात्रा आज पहचान बन चुकी है। पहले नौजवानों पर झूठे मुकदमे होते थे, आज झूठा मुकदमा कोई नहीं कर सकता। आप सबसे मुझे ये अपील करना है, आखिर हम अपने युवाओं को कैसी सुविधा चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, कैसे युवा चाहते हैं। हमारे युवाओं के हाथों में तमंचे होने चाहिए या टैबलेट होने चाहिए। हमें गोलियों की आवाज वाली गलियां चाहिए या भजन गंगा बजने वाली गलियां चाहिए। हमें रंगदारी वसूलने वाले गुंडे चाहिए या फिर सरकार की योजना को स्वनिधि के माध्यम से व्यापारी तक पहुंचाने वाले जनप्रतिनिधि चाहिए। सौदों का आतंक चाहिए या सेफ सिटी चाहिए। सड़ांध मारती हुई गलियां चाहिए या स्मार्ट सिटी जैसे स्वच्छ और सुंदर नगर चाहिए। नेताओं द्वारा बोले गए कुछ डायलॉग्स या कुछ स्लोगन या कुछ नारे ऐसे होते हैं जो जनता के दिमाग में हमेशा के लिए चिपक जाते हैं और फिर वो सुपरहिट हो जाते हैं। फिर वो चुनाव प्रचार में भी इस्तेमाल होते हैं और वैसे भी लोग आपस में भी इस तरह की बातें करते हैं और ये जो नारे हैं ये सुपरहिट हो जाते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है, यूपी में अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में अब सब चंगा, ये एक सुपरहिट डायलॉग आज उन्होंने दे दिया है। और आप देखिएगा आने वाले समय में यूपी में ये डायलॉग बहुत चर्चित रहेगा, सुपरहिट हो जाएगा और लोग आपस में बातचीत के दौरान भी इस डायलॉग का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और ये जो डायलॉग है ये बीजेपी को बाकी के चुनाव में भी, बाकी राज्यों में भी काम आएगा। आपने देखा होगा आजकल हिंदी फिल्में तो चलती नहीं है और वो उसकी बड़ी वजह यह है कि हिंदी फिल्मों की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। ना वहाँ अच्छी पटकथा लिखी जाती है, ना अच्छे डायलॉग्स लिखे जाते हैं। बहुत लंबे समय से आपने देखा होगा किसी हिंदी फिल्म का कोई डायलॉग सुपरहिट नहीं हुआ है। बल्कि हम ये कहेंगे आज कि जो नेताओं के डायलॉग्स हैं वो अब हिंदी फिल्मों से भी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं।
आजकल हमारे जो नेता हैं वो फिल्मों के हीरोज से ज्यादा अच्छे डायलॉग बोल रहे हैं। उनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर से कहीं ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। और ये आज आपने देख लिया, योगी आदित्यनाथ ने आज जितनी भी बातें कही हैं, ये बातें किसी हिंदी फिल्म जैसी दिखती हैं, लेकिन उनकी जो डायलॉग लिखने वाला जो व्यक्ति है, जो जिस प्रकार से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की है, उसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई बहुत सुपरहिट वेब सीरीज या कोई बहुत बड़ी हिंदी फिल्म देख रहे हैं। आज जब हमारे देश के बहुत सारे लोग और विपक्षी नेताओं में अतीक अहमद को महात्मा गांधी और उसके हत्यारों को गोडसे बनाने की होड़ लगी हुई है, तब आपको अतीक अहमद का एक पुराना बयान सुनाना चाहते हैं, जिसमें अतीक अहमद ने अपनी तुलना दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता नेल्सन मंडेला से की थी। और उनका यह पुराना जो बयान है मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा पश्चिमी मीडिया खास तौर पर अतीक अहमद को अपराधी नहीं कह रहा, माफिया नहीं कह रहा। जितनी भी हेडलाइंस पश्चिमी मीडिया ने इस समय छापी हैं अतीक अहमद को लेकर, उन सब में ये कहा गया है फॉर्मर लॉ मेकर एंड रॉबिन हुड। यानी जो पश्चिमी मीडिया है वो अतीक अहमद को एक फॉर्मर लॉ मेकर के तौर पर देखता है। लॉ मेकर मतलब एक पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, और रॉबिन हुड ये कहकर उनके बारे में खबर छापी गई है, ऐसा हेडलाइन में डालकर। जबकि अतीक अहमद तो एक बहुत बड़ा माफिया और एक बहुत बड़ा अपराधी था, लेकिन कुछ लोग आज भी अतीक अहमद की जो छवि है अब उसे महान नेता की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग आंसू बहा रहे हैं। अब यह बताया जा रहा है कि अतीक अहमद कितना बड़ा धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था, कितना महान था, कैसे गरीबों की मदद करता था, और इसलिए मारा गया क्योंकि वो एक खास धर्म से आता था और उस धर्म से जुड़े हुए लोगों की बड़ी सहायता किया करता था। और अब आप जब ये पुराना उनका इंटरव्यू देखेंगे, इसमें खुद अतीक अहमद ही कह रहा है कि वो जेल में जरूर है, लेकिन जेल में तो नेल्सन मंडेला भी थे। अब सुनिए अतीक अहमद अपने बारे में कितनी बड़ी गलतफहमी रखते थे। देखिए, एक बहुत बड़ा नेता अभी का निधन हो गया, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में थे और किसी समय में मोस्ट वांटेड थे। उसके बाद वो देश के सम्मान बने और यही काफ़ी होगा कि जो आदमी 5-5 दफ़े विधायक रहा हो, निर्दलीय विधायक रहा हो, फूलपुर जैसी पार्लियामेंट से एमपी रहा हो, तो उतना काफ़ी है कि फिर उसके पीछे तमाम तरह के मसले तो रहेंगे ही। आप ये कहना चाहते हैं कि अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, एक समय आएगा कि आपको भी लोग नेशनल मंडेला की तरह जो है वो। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ आपके कहने पर, इसलिए कि नेल्सन मंडेला बताइए, किसी वक्त हमने जो इतिहास पढ़ा है उससे मोस्ट वांटेड थे, 27 साल जेल में रहना और उसके बाद फिर वहाँ देश का जो है प्रथम व्यक्ति होना, तो ये बड़ी बात है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तेलंगाना में अगर उनकी सरकार बन गई तो वो वहां 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। और ये बयान उन्होंने ऐसे समय में दिया जब तेलंगाना में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और कर्नाटक में भी 4% मुस्लिम आरक्षण को बीजेपी ने समाप्त कर दिया है। और कर्नाटक में तो अभी कुछ दिन के बाद वोटिंग होने वाली है। तेलंगाना सरकार तेलंगाना के लोगों के लिए चलेगी, ओवैसी के लिए नहीं चलेगी। मित्रों, 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। तो अमित शाह कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो वो मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे। अब बड़ी बहस इस बात पर हो रही है कि ये मुस्लिम रिजर्वेशन जो दिया गया, क्या ये सही है या गलत, और जो आरक्षण दिया जा रहा है धर्म के नाम पर, क्या ये भी सही है या ये सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि उन लोगों के वोट ले लिए जाएं। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या किसी राज्य में मुसलमानों को आरक्षण देना वाकई में भारत के संविधान के खिलाफ है। तो मुस्लिम रिजर्वेशन की पूरी कहानी है,
जो हम आपको सरल शब्दों में आज बताएंगे। देश की जनता को भी इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और हम ये कहेंगे कि जो देश के नेता हैं उन्हें भी आज ब्लैक एंड व्हाइट देखना चाहिए, ताकि ये जो पूरा मुद्दा है उनके सामने भी पूरा ब्लैक और व्हाइट में हम पेश कर देंगे। अब फिर आप तय कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। हमारे देश में कुल मिलाकर 5 राज्य ऐसे हैं जहां सभी मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है धर्म के नाम पर, और ये 5 राज्य दक्षिण भारत के राज्य हैं। इनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण भारत में ही अब तक सभी मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन पिछले दिनों कर्नाटक पहला ऐसा राज्य बना जहां मुसलमानों को दिया जाने वाला 4% आरक्षण समाप्त कर दिया गया, और विपक्षी दलों का आरोप है कि कर्नाटक में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ये सब कुछ चुनाव में जीतने के लिए कर रही है। बीजेपी का कहना यह है कि उसने राज्य में मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करके भारत के संविधान की रक्षा करने का काम किया है। असल में भारत का संविधान धर्म के आधार पर किसी भी समुदाय को आरक्षण देने की बात नहीं कहता, बल्कि यह समाज में पिछड़े हुए लोगों के उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने की बात कहता है। और इस हिसाब से देखें तो धर्म के आधार पर किसी भी पूरे के पूरे समुदाय को आरक्षण देना सही नहीं है, और यह भारत के संविधान के भी खिलाफ है। कर्नाटक में अब तक सभी मुसलमानों को 4% आरक्षण मिल रहा था, सभी मुसलमानों को, चाहे उनकी कोई भी जाति हो, कोई भी उनकी कम्युनिटी हो। और बड़ी बात यह है कि वहां मुसलमानों को यह आरक्षण ओबीसी की श्रेणी में दिया गया था। ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लास या अदर बैकवर्ड कास्ट। यानी कर्नाटक में सभी मुसलमानों को पिछड़ा मानते हुए वहां उन्हें 4% का आरक्षण दे दिया गया, और यह आरक्षण उन्हें ओबीसी की श्रेणी में मिल रहा था, और यहीं से यह सारा विवाद शुरू होता है। अब बड़ी बात जो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वो ये है कि किसी एक धर्म को मानने वाले सारे के सारे लोग ओबीसी कैसे हो सकते हैं, पिछड़े कैसे हो सकते हैं। असल में बहस इस बात को लेकर है कि किसी धर्म के सभी लोग पिछड़े वर्ग में कैसे आ सकते हैं। अब हमारा जो पॉइंट है वो ये है, ना तो मुसलमान आ सकते हैं, ना हिंदू आ सकते हैं, ना क्रिश्चियन आ सकते हैं, ना सिख आ सकते हैं, क्योंकि पूरा की पूरा एक धर्म के लोग ही पिछड़े कैसे होंगे। हो सकता है उसमें कुछ वर्ग ऐसे हों जो पिछड़े हों। अब आप खुद सोचिए, क्या कर्नाटक की 6 करोड़ की आबादी में जो 80 लाख मुसलमान हैं, क्या वो सारे के सारे 80 लाख मुसलमान पिछड़े हैं? तो अब तक की राज्य सरकारें तो ऐसा ही मानती थी कि सारे के सारे 80 लाख मुसलमान सब के सब पिछड़े हैं, चाहे वो कितना भी पैसा कमाते हों, कितने भी बड़े मकान में रहते हो, कितनी भी गाड़ियां उनके पास हों, कितना भी बड़ा बैंक बैलेंस हो। और इसीलिए उन्होंने राज्य के सभी मुसलमानों को पिछड़ा मानते हुए ओबीसी की श्रेणी में 4% आरक्षण दिया हुआ था, जो भारत के संविधान के अनुरूप नहीं था। और यही वजह है कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने इसे समाप्त कर दिया और यह 4% आरक्षण वहां के 2 बड़े वर्गों में बांट दिया। अब यह 4% मुसलमानों से लेकर 2 वर्गों में दे दिया। कौन से 2 वर्ग हैं? इनमें एक वर्ग है लिंगायत समुदाय का, जिसे ओबीसी की श्रेणी में अब तक 5% आरक्षण मिल रहा था, और अब 4% में से आधा 2% और जब उन्हें दे दिया जाएगा तो लिंगायत समुदाय को 7% रिजर्वेशन मिलेगा। दूसरा वर्ग है वोकालिगा समुदाय, जिसे ओबीसी की श्रेणी में अब तक 4% आरक्षण मिल रहा था, लेकिन मुस्लिम आरक्षण समाप्त होने के बाद यह कोटा 4% से 6% हो गया है। अब कर्नाटक के मुस्लिम समुदाय और वहां के तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि पुरानी सरकारों ने इस पर जो आयोग बनाए, उन्होंने ही राज्य में सर्वे कराने के बाद मुसलमानों को ओबीसी की श्रेणी में आरक्षण देने की सिफारिश की थी, और इसीलिए इसे असंवैधानिक कहना गलत है, और बीजेपी इसे समाप्त करके वोटों के लिए सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। हालांकि यहां विपक्षी दलों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि आखिर सभी मुसलमानों को पिछड़ा मानते हुए उन्हें आरक्षण कैसे दिया जा सकता है, और अगर यह हो रहा है तो फिर बाकी धर्मों के लोगों को ऐसा कोई लाभ क्यों नहीं मिल रहा। कर्नाटक में विपक्षी दल इसलिए मुस्लिम आरक्षण को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ऐसा करके 80 लाख के एक मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ ले लेंगे। लेकिन आज यहां सवाल सही और गलत का भी है। जैसे कर्नाटक में ओबीसी श्रेणी की पहली लिस्ट के जिन समुदायों को 4% आरक्षण दिया गया, उनमें मुस्लिम समुदाय की 7 अति पिछड़ी उपजातियां भी शामिल थी।
इसके अलावा केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो 10% आरक्षण दिया था, उसमें भी गरीब मुसलमानों को अलग से आरक्षण मिल रहा था, या मिल सकता है। मिल रहा था नहीं, मिल सकता है। लेकिन सोचिए, जब ये सारी व्यवस्थाएं हैं तो फिर सभी मुसलमानों को पिछड़ा बताकर आरक्षण देने का क्या मकसद हो सकता है? क्योंकि यहां बड़ी बात यह है कि अगर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को, यानी गरीब लोगों को, बिना उनकी जाति पूछे, बिना उनका धर्म पूछे आरक्षण मिल रहा है, तो उसमें गरीब मुसलमान भी आएंगे, गरीब हिंदू भी आएंगे, गरीब क्रिश्चियन भी आएंगे, गरीब सिख भी आएंगे। क्योंकि उसमें जो जाति है और जो धर्म है वो हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, गरीबी अपने आप में एक जाति है। तो आज जो हम आपके सामने पॉइंट रख रहे हैं वो ये है कि इस देश में जो सबसे बड़ी जाति है वो है गरीबी। इस देश में जो सबसे बड़ा धर्म है वो है गरीबी। तो सबसे बड़ी जो जाति है वो गरीब की जाति है। इसलिए सरकार को जो भी नीतियां बनानी है वो गरीबों के लिए बनानी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। इसका एक ही मकसद है, और वो है जो अभी तक हो रहा था, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करना। जिस तरह 6 करोड़ की आबादी वाले कर्नाटक में लगभग 80 लाख मुस्लिम आबादी है, ठीक उसी तरह 3.5 करोड़ की आबादी वाले तेलंगाना में भी 45 लाख मुसलमान रहते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की कुल आबादी 4 करोड़ 90 लाख है, 5 करोड़ मान लीजिए, उसमें भी 36 लाख मुसलमान है। और केरल की आबादी 3 करोड़ 90 लाख है, जिसमें से 90 लाख मुसलमान है। और तमिलनाडु की कुल आबादी 7 करोड़ 20 लाख है, जिसमें 42 लाख मुसलमान है। यानी इन राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तो लगातार अपने राज्य में मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण को बढ़ाकर 12% करना चाहते हैं। और इसके लिए वो तेलंगाना की विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पास कर चुके हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। तेलंगाना में यह मुद्दा इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि वहां इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, और पिछले कुछ चुनावों में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से परेशान होकर वहां के हिंदू वोटर्स ने अब बीजेपी को वोट देना शुरू कर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में कुल 1 करोड़ 85 लाख लोगों ने वोट डाला था, जिनमें लगभग 20% यानी 36 लाख वोट बीजेपी को मिले थे। और बीजेपी ने तेलंगाना की 17 में से 4 लोकसभा सीटें तब जीती थी। और हो सकता है कि अमित शाह ने तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण समाप्त करने का जो ऐलान किया है उससे वहां अब बीजेपी को फायदा हो, क्योंकि सारा हिंदुओं का जो वोट बैंक है वो अब कंसोलिडेट हो जाएगा। बीजेपी की जो रणनीति है इस समय वो ये है कि सारे गरीबों को एकजुट कर दिया जाए। जो इतनी भी योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो गरीबों के लिए हैं। वो ना जाति पर आधारित हैं ना धर्म पर आधारित है। और बीजेपी ये चाहती है कि एक नया वोट बैंक तैयार किया जाए जो गरीबों का वोट बैंक हो, जिसका धर्म गरीबी है, जिसकी जाति गरीबी है। यहां एक दिलचस्प बात यह भी है कि तेलंगाना में अब तक एक तरफ के चंद्रशेखर राव की पार्टी है जो राज्य के लगभग सभी मुसलमानों को ओबीसी की श्रेणी में 4% रिजर्वेशन दे रही है, और वो इसे 4% से बढ़ाकर 12% करना चाहते हैं। इसलिए सारे मुसलमान उन्हें वोट देंगे, और इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी उनके साथ है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो मुस्लिम आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की बात कह रही है। और इससे आप समझ पाएंगे कि हमारे देश में ये 2 तरह की राजनीति हो रही है, और ये पोलराइजेशन कहलाता है, ध्रुवीकरण। एक राजनीति मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है और एक मुसलमानों को आरक्षण देने वालों का वोट हासिल करने के लिए है। और दक्षिण भारत के सभी 5 राज्यों में अब यही हो रहा है। बड़ा सवाल इन 5 राज्यों में यह होगा कि मुसलमानों को एक के बाद एक जबरदस्त आरक्षण दिया जाएगा या फिर इस आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। आज हम भी ये सवाल आप पर छोड़कर जा रहे हैं कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना सही है, हो सकता है, या हमारे देश में आरक्षण आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलना चाहिए। एक भी जगह पे लिंगायत को बदलकर नॉन लिंगायत को टिकट नहीं दिया गया है, लिंगायत ही लड़ रहे हैं। और सवाल मैं कांग्रेस को भी पूछना चाहता हूं, हमारे यहां से कुछ 1-2 नेता गए तो उनके मुंह में पानी छूट रहा है। भाई कांग्रेस पार्टी ने लिंगायतों के लिए क्या किया? इतने इतिहास में 2 ही मुख्यमंत्री बनाए, दोनों को अपमानित कर निकाल दिया। एक को श्रीमती इंदिरा गांधी ने निकाला और दूसरे को एयरपोर्ट पर अपमानित कर, मैं पाटिल साहब की बात कर रहा हूं, उनको राजीव गांधी ने निकाला।
कांग्रेस को तो ये बोलने का अधिकार ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सभी जातियों का सम्मान करने का और समाहित कर सबको साथ रखने का प्रयास किया है। हम उनसे उम्मीद ये कर रहे थे कि सच्चाई को बयान करेंगे। उनको ये सच्चाई बयान करना था कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट में कास्ट अमंग द मुस्लिम्स को ये मिला है और उसमें बोल दिया गया कि ये कास्ट अगर होंगे तो उनको 4% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आखिर बीजेपी पसमानदा मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? आखिर क्यों बीजेपी, अमित शाह और प्रधानमंत्री जो मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान जो डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल के टीचर्स बन रहे हैं, नर्सेज बन रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में तेलंगाना में जा रहे हैं, उनसे इतनी नफरत क्यों है? आज मैं अपने साथ एक पुराना दस्तावेज, एक पुराना डॉक्यूमेंट लेकर आया हूं। यह है 25 जुलाई 1994 का डॉक्यूमेंट है। पहले आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये है, ये वो सरकार का वो आदेश है जो 1994 में पारित किया गया था और जिसमें इस आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। थोड़ा सा आपको पढ़कर मैं बताता हूं। इसमें 6 श्रेणियां बनाई गई हैं आरक्षण के लिए। पहली जो श्रेणी है, कैटेगरी 1, उसमें रखा हुआ है मोस्ट बैकवर्ड लोगों को। मोस्ट बैकवर्ड में आप देखिए उन्होंने 87 जातियों को रखा है, जातियों को 87 जातियां। फिर श्रेणी 2 है, कैटेगरी 2, जिसमें रिलेटिवली मोर बैकवर्ड, उसमें 102 से ज्यादा जातियों को रखा गया है। फिर है तीसरा, मोर बैकवर्ड, तो ऊपर है श्रेणी 2 रिलेटिवली मोर बैकवर्ड। फिर कैटेगरी 3 है मोर बैकवर्ड। और मोर बैकवर्ड में अब आप देखिए, ये कैटेगरी 1 में अगर आप देखेंगे, ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है, कितनी बड़ी लिस्ट है। देखिए, ये सारी उन जातियों की लिस्ट है। 87 से ज्यादा जो जातियां हैं वो इसमें लिखी हुई हैं कि इन्हें दिया जाएगा। ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट। फिर हम आगे चलते हैं। ये 87 पूरी हो गई। उसके बाद श्रेणी जो 2 है, कैटेगरी 2, उसमें 102 जातियों को दिया गया है। लेकिन जब तीसरी श्रेणी आती है, उसमें जातियां नहीं लिखी हैं, कोई वर्ग भी नहीं लिखा है, सीधा सीधा लिखा है मुस्लिम, बस। यानी सिर्फ आपको मुसलमान होना है और आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। ये देखिए, मेरे हाथ में वो है, सिर्फ मुस्लिम लिखा हुआ है। मुस्लिम आरक्षण के बाद तो अब बड़ा सवाल अब यहां पर यह है, ये वो पेपर है जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। बहुत पुराना दस्तावेज आज हम आपके लिए निकाल कर लाए हैं। इतना पुराना है कि दस्तावेज भी अब ये पीला पड़ चुका है। और जिन जातियों की मैं बात कर रहा था, देखिए ये वो जातियां हैं जिनको आरक्षण दिया गया था। लेकिन यहां बड़ी बात यह है कि यहां जातियों में धर्म के आधार पर यह नहीं लिखा गया कि सारे हिंदुओं को आरक्षण दे दिया जाएगा। हिंदुओं में जो जातियां हैं उन्हें यह आरक्षण दिया जाएगा, कुछ जातियां जो पिछड़ी हुई जातियां हैं। लेकिन जब मुसलमानों की बारी आई तो इसमें लिख दिया गया मुस्लिम। तो एक बहुत बड़ी ये तुष्टीकरण की राजनीति है जो हमें लगता है कि किसी भी धर्म के आधार पर अगर ये की जा रही है, चाहे वो हिंदुओं के नाम पर हो रही है, चाहे वो मुसलमानों के नाम पर हो रही है, इसे ठीक करना होगा। और आगे चलकर जो भविष्य है भारत का, वो भविष्य यही है कि अगर कोई आरक्षण देना है तो वो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, बाकी किसी को नहीं मिलना चाहिए। और जैसा हमने आपको कहा, सबसे बड़ी जाति और सबसे बड़ा धर्म है गरीबी का धर्म और गरीबी की जाति। और जो लोग गरीब हैं उन्हें यह रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आपकी मुलाकात कर्नाटक की उस मुस्लिम छात्रा से करवाना चाहते हैं जिसने हिजाब की जगह शिक्षा को चुना और अब 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं में कर्नाटक में टॉप किया है। इस लड़की का नाम है तबस्सुम शेख और ये वही मुस्लिम छात्रा है जिसने कर्नाटक में पिछले साल हुए हिजाब आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और इस आंदोलन के दौरान वो कुछ दिनों तक स्कूल भी नहीं गई थी। लेकिन इसके बाद तबस्सुम ने यह फैसला लिया कि उसके लिए हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूल जाने से ज्यादा जरूरी है स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा। यानी उसने हिजाब को त्याग दिया और शिक्षा को चुना और इसीलिए उसने हिजाब की जगह शिक्षा को चुन लिया और फिर अपने स्कूल के ड्रेस कोड का पालन करते हुए इस साल 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं में वो बैठी और उसने टॉप किया है। तबस्सुम शेख को 12वीं कक्षा की आर्ट्स स्ट्रीम में
98.83% नंबर मिले हैं, लगभग 99% नंबर मिले हैं। और उसने अपनी स्ट्रीम में टॉप करके यह बता दिया है कि हमारे देश के जो लोग मुस्लिम छात्राओं के लिए किताब की जगह हिजाब की बात कर रहे थे, वो तमाम लोग गलत थे। और आज जो बात ये छात्रा कह रही है, वही बात हम भी लगातार कह रहे हैं। हमें भी तबस्सुम पर आज गर्व हो रहा है और ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि तबस्सुम ने बिल्कुल सही विकल्प को चुना, बिल्कुल सही फैसला किया। अब सोचिए, अगर इस छात्रा ने कि लोगों के बहकावे में आकर यह तय कर लिया होता कि मैं परीक्षा नहीं दूंगी तो तब दूंगी जब मैं हिजाब पहन के मुझे बैठने दिया जाए, नहीं तो नहीं दूंगी, तो वो परीक्षा मिस कर देती और आज इतना बड़ा मौका जो जिंदगी ने उसे दिया है, ये मौका उसके हाथ से निकल जाता। हमने आपसे कहा था हमारे देश में मुस्लिम छात्राओं और महिलाओं के बुर्का और हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो जितना चाहें, जहां चाहें, मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन सकती हैं, हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन स्कूलों में हिजाब पहनने की जिद करना गलत है। और आज हमारे देश के लोग इस मुस्लिम छात्रा से सीख ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। और हम इस मुस्लिम छात्रा के माता पिता को भी आज बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के लिए सही फैसला लिया। और सही फैसला यह था कि उसे सबसे पहली जो चीज करनी चाहिए थी, वो ये था कि शिक्षा नहीं छोड़नी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, परीक्षा नहीं छोड़नी है, बाकी सब चीजें बाद में होती रहेंगी। When the verdict came out, my parents they encouraged me to comply with the orders, and like I did not attend college for 2 weeks because I was very confused about what I should do. But my parents said that if I was able to acquire an education, then I could get to a position where I could prevent such injustices from happening in the future. So that was my main motive for continuing to attend college. अगर आप सच पूछें तो आज पूरे ब्लैक एंड व्हाइट में मुझे सबसे अच्छी खबर ये लगी है, सबसे ज्यादा संतोष इस खबर को आप तक पहुंचाते हुए मुझे हो रहा है जब तबस्सुम के बारे में पता चला कि तबस्सुम ने पूरे कर्नाटक में अपनी स्ट्रीम में 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप किया है। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जब तबस्सुम ने हमें ये इंटरव्यू दिया तब हिजाब पहनकर ही इंटरव्यू दे रही है और ये उसका अधिकार है। वो अपने घर में जैसे चाहे रह सकती है, अपने समाज में जैसे चाहे रह सकती है, बाहर उसे जो परिधान पहनना है, जो उसको धर्म फॉलो करना है और जो उसका धर्म कहता है, वो हर चीज करने की इजाजत इस देश में है। लेकिन स्कूलों में एक ड्रेस कोड होता है और उसका पालन जरूर होना चाहिए। और हमें खुशी है कि तबस्सुम ने सही विकल्प को चुना, तबस्सुम ने परीक्षा को चुना और हिजाब को थोड़ी देर के लिए पीछे रख दिया। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हिजाब को पीछे रख दिया, सिर्फ इतना किया कि बिना हिजाब पहने परीक्षा में बैठ गई। और आज तबस्सुम और तबस्सुम के परिवार को बहुत गर्व हो रहा होगा कि उनकी बेटी ने उनका नाम रोशन किया है। इसलिए हमारे देश की जो बाकी छात्राएं भी हैं वो आज तबस्सुम से प्रेरणा ले सकती हैं। तबस्सुम की ऐसी कहानी है जो आपको सबको बतानी चाहिए, सबके साथ शेयर करनी चाहिए। अब हम आपको केरल लेकर चलते हैं और केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की आपको कुछ शानदार तस्वीरें दिखाएंगे जो बाकी तस्वीरों से आज अलग है। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण भारत के किसी सुपरस्टार की तरह सड़कों पर चल रहे हैं और उन्हें आज देखने के लिए वहां इतनी भीड़ जमा हुई जो शायद किसी मलयालम सुपरस्टार को देखने के लिए भी सड़क के दोनों तरफ नहीं आएगी। आज केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी को एक कार्यक्रम को संबोधित करना था, लेकिन उस कार्यक्रम में भाग लेने से पहले उन्होंने लगभग 2 किलोमीटर लंबा एक रोड शो किया। और यह रोड शो प्रधानमंत्री मोदी के बाकी रोड शो से इसलिए अलग था क्योंकि इसमें वो लगभग 15 मिनट तक अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर पैदल चलते रहे। और इस दौरान कोच्चि के लोग प्रधानमंत्री मोदी का ऐसे अभिनंदन कर रहे थे जैसे किसी मलयालम सुपरस्टार का अभिनंदन भी वो नहीं करते होंगे। ऐसी भीड़ और ऐसे लोग शायद किसी सिनेमा के सुपरस्टार के लिए भी वहां जमा नहीं हुई होगी। आप पहले इस रोड शो की कुछ झलक देखिए और फिर हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के इस केरल लुक के बारे में या इस मलयाली लुक के बारे में आगे बताएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी, अभी आपने देखा कि केरल की पारंपरिक वेशभूषा पहनकर आज केरल के लोगों के बीच में थे और किस तरह का रिसेप्शन, किस तरह का स्वागत केरल के लोगों ने आज उनका किया। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव क्या एक बार फिर से मोदी वर्सेस पूरा विपक्ष होने वाला है, मोदी वर्सेस ऑल होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होना शुरू कर दिया है और इस बार सूत्रधार हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का आज का दिन बड़ा व्यस्त रहा। आज दोपहर 12 बजे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को साथ लेकर एक प्राइवेट प्लेन से कोलकाता गए और दोपहर 1 बजे तक कोलकाता पहुंच गए। वहां नीतीश कुमार और तेजस्वी की 2 बजे से 2:30 बजे के बीच पहले ममता बनर्जी से मुलाकात हुई। इसके बाद 2:35 पर ये दोनों लोग और ममता बनर्जी ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बैठक में दोनों ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि आने वाले समय में एक सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। सबसे पहले तस्वीर देखिए आप कि जब ये दोनों नेता पश्चिम बंगाल पहुंचे, कोलकाता पहुंचे, इन दोनों ने आपस में मुलाकात की और फिर इन तीनों नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोग तो जो कुछ भी हम लोगों के देश का पुराना इतिहास है और आजादी की लड़ाई है, तो उन सब चीजों को नई पीढ़ी तक सब दिन के लिए लोगों को रहना चाहिए। तभी लोग पता नहीं इतिहास को बदल देंगे, क्या करेंगे, तो सब लोगों को अलर्ट होना है। इसलिए हम लोग सब लोगों से बातचीत, और आज बहुत अच्छी बातचीत हुई है और फिर इसके आगे आवश्यकता अनुसार जब होगा तो हम लोग सब एक साथ और अन्य पार्टियों। तो ममता बनर्जी ने आज कहा कि बीजेपी अभी हीरो बन गई है बिना कोई काम किए, अब हमें बीजेपी को हीरो से जीरो बनाना है। और इसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लखनऊ गए और लखनऊ में उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। यानी कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा विपक्ष का मोर्चा तैयार करने की कोशिश की जा रही है और आज एक ही दिन में नीतीश कुमार ने 2 शहरों को और 2 पार्टियों को कवर कर लिया। पहले कोलकाता में ममता बनर्जी और फिर लखनऊ में वो अखिलेश यादव से मिलने के लिए गए और उन्होंने अखिलेश यादव को भी यही कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए और हम सब मिलकर उसके बाद मोदी को हराने का प्लान और रणनीति बनाते हैं। तो विपक्ष जो है इस समय एक तरफ अगर आप देखेंगे, राहुल गांधी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारा ध्यान उन पर रहे, वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे। राहुल गांधी वर्सेस मोदी होना चाहिए। केजरीवाल भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि मोदी वर्सेस केजरीवाल होना चाहिए, कि सबसे ज्यादा बड़ा हमला हम करेंगे। और तीसरी जगह नीतीश कुमार भी पूरा जोर लगा रहे हैं सब विपक्षी नेताओं से मिलकर, सूत्रधार बनकर, कि सब मेरी छतरी के नीचे आ जाओ और मैं सूत्रधार बनकर मैं आपको लीड करूंगा। और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म दिवस है। उन्होंने एक बार कहा था, लोग हमारी चर्चा ही ना करें ये अधिक बुरा है, वो हमारी निंदा करें ये कम बुरा है।